हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 5 है, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों के बारे में बात करता है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए इस लेक्चर का तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लेक्चर है ये क्विक रिवीजन के आधार पर होने वाला है, और जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 देने वाले हैं उसके लिए ये लेक्चर, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, तो आप लेक्चर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इस लेक्चर में जब हम आते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में, तो एक क्वेश्चन मन में आता है कि ये रिलीजियंस अलग क्यों हुआ। तो इसका रीजन बहुत क्लियर है कि जब लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ रहे थे कि फोर फोर्थ सोशल डिवीजन, तो इसमें हम जो वर्ण है उसको चार कैटेगरी में डिवाइड करके देखे थे। कौन कौन सा था? एक था ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। देखिए, ब्राह्मण को तो वेद पढ़ने का अधिकार है ही, क्षत्रिय को भी वेद पढ़ने का अधिकार था, वैश्या को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। जबकि जो क्षुद्र लोग था उस टाइम, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसको जो स्लेव्स है, जो दास है, उसके कैटेगरी में रखा गया, जैसे कि लेबर हो गया, डोमेस्टिक स्लेव्स हो गया, एग्रीकल्चर स्लेव्स हो गया, डोमेस्टिक स्लेव्स, एग्रीकल्चरल स्लेव्स, या फिर लेबर। इन कैटेगरी में रखा गया है। इनको जो वेद का है, वेद का इसमें भागीदारी लेने का अधिकार दिया ही नहीं है। अब आइए ब्राह्मण के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फंक्शन है, ये तो प्रिस्ट है, मूर्ति पूजन यज्ञ ये सब करवाने वाला, और साथ में जो टीचिंग है उसके बारे में बात करता है। क्षत्रिय के बारे में जो फंक्शंस है, ये है फाइटिंग यानी कि वार, और गवर्निंग। साथ में इसका जो एक और काम है वो है टैक्स कलेक्टर। टैक्स किससे कलेक्ट करता है? तो वैश्या से। आइए स्टार्ट करते हैं वैश्या। वैश्या का जो काम है वो है ट्रेड, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, और ये टैक्स पे किसको करता है? क्षत्रिय को। अब देखिए, ये जो टैक्स कलेक्ट करता है इसमें से कुछ हिस्सा ब्राह्मण को भी गिफ्ट करता है, या तो मनी हो गया, क्वाइंस हो गया, या फिर काव हो गया। इन सब के आधार पे ब्राह्मण को गिफ्ट दिया करता है ये लोग। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है ये है ब्राह्मण, लेकिन सबसे जो खराब स्थिति है ये है क्षुद्र का। इसको ना तो पानी पीने के, तालाब से पानी पीने का अधिकार दिया जा रहा था, और बहुत ही घृण्य तरीके से देखा जाने लगा था उस टाइम तक। तभी जो बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों का उदय हुआ। देखिए, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो उदय हो रहा था, तो उसका टाइम पीरियड है 600 बीसी, और इसी टाइम लगभग 62 रिलीजियस जो कि अलग अलग सेक्ट से है उसका भी उदय हुआ था। लेकिन सबसे जो फेमस है वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अपना जो यूपीएससी में सिलेबस है बुद्धिज्म और जैनिज्म से है, और हर साल पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा। लगभग 600 बीसी में जो क्वाइन यूज हो रहा था उसको बोला जाता है पंचमार्क क्वाइंस। पंचमार्क क्वाइंस याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, जैनिज्म में हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैनिज्म में एक होता है तीर्थांकर। तीर्थांकर का मतलब क्या हुआ? जो टीचर होता है, रिलीजियस टीचर, उसको बोला जाता है तीर्थांकर। जो कि सेलिब्रेशन है, मोक्ष है, मोक्ष कैसे प्राप्त प्राप्त किया जाए इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, नॉलेज देता है। अब देखिए, महावीर का जो स्थान है ये जैनिज्म में 24th तीर्थांकर के रूप में है, 24वां स्थान है। तो एक क्वेश्चन आता है कि पहला कौन है? तो पहला है ऋषभनाथ, सेकंड अजीत, उसके बाद 22वां स्थान है नेमी, 23वां पारसनाथ, और 24वां महावीर। और इसी के बारे में, महावीर के बारे में डिटेल से बात करना है। अब देखिए, जैनिज्म में जो फ्लोवर होता है, जैसे कि ये तीर्थांकर है, रिलीजियस टीचर, इसको जो फॉलो करेगा उसको बोलेंगे जैनाज। जैनाज या जैन, जैन धर्म क्या बोलते हैं इसी को, जैनिज्म को जो फॉलो करे। नेक्स्ट आइए, देखिए तीर्थांकर है तो सबसे पहला है ऋषभनाथ, 23rd हो गया पारसनाथ, और 24th हो गया महावीर। ऋषभनाथ जो है ये अयोध्या से बिलोंग करता है, पारसनाथ बनारस से, महावीर कुंदलग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार से। पारसनाथ के बारे में हमको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो याद करना है। देखिए क्या क्या है। तो पारसनाथ तो बनारस से है, ये याद हो ही जाएगा। अब ये जो हमको टीचिंग प्रैक्टिस मिलता है, जो अर्लीस्ट मिलता है, महावीर का ज्यादातर नहीं मिला, लेकिन जो अर्लीस्ट टीचिंग का जो एविडेंस है वो पारसनाथ का ही मिला है। और ये पारसनाथ जो है ये किंग फैमिली से बिलोंग करता है, किंग यानी कि रॉयल लाइफ से बिलोंग करता है, और ये एसेटिक लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, यानी कि तपस्वी वाला जीवन स्टार्ट किया जीना। महावीर के बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए महावीर, इसका जो जन्म स्थान है यह है कुंडलग्राम, वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार। अब इसका जो जन्म का टाइम पीरियड है लोगों, जो लगभग बुक में जो दिया गया है 540 बीसी माना गया है। और इसका बचपन का नाम क्या था? प्रिंस वर्धमान। बचपन का नाम क्या है जन्म के टाइम में? प्रिंस वर्धमान।
तो महावीर कैसे आया? तो जब इसको काबिल्य प्राप्त हो गया, यानी कि जो इसको जो चाहिए था वो मिल गया, यानी कि तपस्वी बन गया अच्छे से, तो इसको महावीर बोलना स्टार्ट हो गया। अब देखिए, जो वर्धमान है उसके पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और जो त्रिशला है इसका जो संबंध है वो चेतक से है। चेतक की बहन है त्रिशला। चेतक की बहन कौन है? त्रिशला। आइए अब चेतक के बारे में पढ़ते हैं कुछ। चेतक जो है, ये तो हम बात कर लिए, इसकी बहन कौन है? त्रिशला। और त्रिशला माता किसकी है? वर्धमान की। ये जो चेतक है, ये जो लिच्छवी क्लैन है, इसका चीफ है चेतक, जो कि मिथिला में है। और ये जो इसका फादर है सिद्धार्थ, ये जनात्रिका क्लैन, जो कि क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करता है। देखिए, अभी हम क्या देखिए, ये जो चेतक है इसका डॉटर यानी कि बेटी, इसकी शादी हुई है बिंबिसार से। बिंबिसार से, जो कि किंग है मगध का। अब देखिए, त्रिशला इसकी माता होगी, किसकी बहन है? लिच्छवी क्लैन, जो कि चेतक। और चेतक की जो डॉटर है वो है बिंबिसार की वाइफ। यहाँ से रिलेट होता है कि महावीर जो है इसका कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी जो है ये रॉयल फैमिली यानी कि जो मगध है उससे भी रिलेट करता है। देखिए, बॉर्न का जन्म का तो हम पढ़ लिए कि 540 बीसी। उसका बचपन का नाम प्रिंस वर्धमान था। वाइफ का नाम यशोदा, डॉटर का नाम अंजा। इतना आपको फैक्ट्स के रूप में तैयार करना है। अब देखिए, 510 बीसी में लगभग 30 साल का जब इसका एज था, तो ये तपस्वी के भेष में घर से बाहर निकल गया। एसेटिक बन गया। इसका मतलब होता है तपस्वी, घर से बाहर निकल गया। और लगभग 30 साल में तो ये बाहर निकला, और लगभग 12 साल बाद यानी कि जब ये 42 साल का हो गया होगा, तब इसको कैवल्य जो है वो प्राप्त हो गया। कैवल्य यानी कि परफेक्ट नॉलेज, जो कि सोल के बारे में जो पूरा नॉलेज है उसको मिल गया। इसको क्या बोलते हैं? कैवल्य। और इसको मिला कहाँ पे? तो साल के वृक्ष के पास। इसका लोकेशन भी पढ़ेंगे आगे, तो यह लोकेशन याद रखिएगा, साल ट्री। साल ट्री। यहाँ पे महावीर के बारे में देखिए, महावीर जो है इसको क्या कब महावीर बोलने लगा? पहले वर्धमान नाम था, लेकिन अब इसको महावीर बोलना जाने लगा। तो इसको जो कैवल्य प्राप्त हो गया, यानी कि जो परफेक्ट नॉलेज है वो जब मिल गया, परफेक्ट नॉलेज ये जो मिल गया, तो इसको महावीर बोला जाने लगा। अब महावीर के साथ साथ इसको जितेंद्रिय भी बोलने लगा, निर्ग्रंथा भी बोलने लगा। जितेंद्रिय का मतलब हो गया जो अपना सेंस है, जो कि अपना माइंड है, उसको पूरा कॉन्कर कर लिया, अपने बस में कर लिया, उसको बोला जाता है जितेंद्रिय। जो इसका इंद्रिय है वो पूरा कंट्रोल हो गया है। निर्ग्रंथ यानी कि जो निर्ग्रंथ उसको बोला जाता है जो कि किसी भी तरह से किसी के बीच में किसी भी रिलेशन में ना हो। ये पूरा बॉन्ड जो है उससे फ्री हो चुका है, बॉन्ड से फ्री हो गया, कोई कनेक्टिविटी इसमें नहीं देखने को मिलेगा, इसको बोला जाता है निर्ग्रंथ। अब देखिए, जैन का जो फ्लोवर्स है उसको तो हम पढ़ लिए कि जैनाज होता है, जेन्स होता है। उसके बाद निर्ग्रंथीज, जैसे यहाँ पे निर्ग्रंथा है जो कि बात करता है कि इससे किसी का कनेक्टिविटी नहीं है, इसी तरह निर्ग्रंथीज भी इसके फॉलोवर को बोला जाता है, जो कि ये बात करता है कि इसका जो फ्लोवर है वो भी सभी रिलेशन से मुक्त हो चुका है। टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। ये टाइम पीरियड प्लस लोकेशन, यहाँ पे ये इसका वर्ण जो है, जन्म जो है ये कुंदलग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार। ये हमको याद हो ही गया होगा। नाम क्या था? वर्धमान। ये तपस्वी के रूप में 30 साल के एज में निकल गया घर से बाहर, एसेटिक बन गया। और उसका टाइम पीरियड लगभग 510 बीसी के आसपास माना जाता है। इसको कैवल्य जो है ये लगभग 12 साल बाद मिला। 12 साल तक ये तपस्या किया, उसके बाद इसको कैवल्य प्राप्त हो गया, लगभग 498 बीसी में। अब ये जो कैवल्य प्राप्त हुआ, तो एक तो हम ये पढ़ लिए कि जो ट्री है वो है साल ट्री। साल ट्री के बाद हमको लोकेशन भी पढ़ना है कि ये साल ट्री कहाँ पे है। तो ये साल ट्री है झारखंड के पास, जो झिम्बिका ग्राम है वहां पे। रिजुपालिका रिवर है इसके, इसी के बैंक के पास में साल ट्री। यहाँ पे इसको कैवल्य प्राप्त हुआ। उसके बाद ये टीचिंग देना स्टार्ट कर दिया, प्रीच टीचिंग। और लगभग 468 बीसी के आसपास इसका डाई हो गया, यानी कि ये मर गया। कहाँ पे मरा? तो बिहार में ही राजगृह है, जो कि अभी राजगृह बोलता है, उस टाइम क्या बोला जाता था? पावापुरी। पावा
पावापुरी, तो यहाँ पे इसका डेड हो गया। देखिए जैनिज्म के प्रिंसिपल और टीचिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 तरह के टीचिंग के बारे में बात किया गया है, जिसको क्या बोला जाता है, रत्नत्रय। रत्नत्रय में एक आता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चरित्र क्या है। तो सम्यक दर्शन का मतलब हो गया राइट फेथ, यानी कि जो बिलीफ सिस्टम है, जो जैनिज्म है, अगर आपको जैन धर्म अप्लाई करना है तो आपको जो महावीर है उसमें पूरी तरह से बिलीफ होना चाहिए। जो वो पढ़ाते हैं, जो वो सिखाते हैं, उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, यानी कि राइट फेथ होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया राइट नॉलेज। राइट नॉलेज को सीखने के लिए आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। सम्यक चरित्र में 5 चरित्र के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। सम्यक चरित्र को क्या बोलते हैं, राइट कंडक्ट। ये तो हम समझ गए राइट फेथ क्या है, टीचिंग विजडम, इस पे हमको बिलीव करना होगा। राइट नॉलेज के बारे में बात करते हैं, जो कि सम्यक ज्ञान के बारे में बताता है। इसमें हम 4 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि क्या ये जो संसार है, यहाँ पे गॉड जो है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर आपका आंसर है नहीं, तो आप जैन धर्म के अनुसार बिल्कुल सही है, जैन धर्म के अनुसार आपका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो पूरा पृथ्वी है, क्या इसको किसी ने बनाया है या ये इसको कोई नहीं बनाया, विदाउट अ क्रिएटर, यानी कि जो इसका क्रिएटर है वो अपने आप हुआ है, किसी ने नहीं बनाया। तो अगर आपका आंसर यस है तो आप बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या सभी ऑब्जेक्ट या लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, इन दोनों में क्या इसमें सोल है, आत्मा है। अगर आपका आंसर यस है तो आप बिल्कुल सही है। नॉन लिविंग में अगर आपको क्या बोले, स्टोन भी बोल दे, तो भी उसमें जैन धर्म के अनुसार उसमें आत्मा है, सोल है। चौथा क्वेश्चन है, क्या ये जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको जो नॉलेज मिलता है, ये क्या सोल में मिलता है या बॉडी में मिलता है या फिर माइंड इससे रिलेट होता है। तो अगर आपका आंसर सोल है तो आप जैन फिलोसफी के अनुसार बिल्कुल सही है। ये हो गया सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के बाद ये सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, राइट नॉलेज। नेक्स्ट देखिए, कुछ कुछ बात ध्यान में रखना है कि ये जो महावीर है, ये जो टीचिंग करता था, इसका लैंग्वेज कौन सा है। तो इसका लैंग्वेज है प्राकृतिक लैंग्वेज, जो कि कॉमन लोगों का लैंग्वेज है, वही है। थर्ड नंबर पे ये राइट कंडक्ट, जिसको बोला जाता है सम्यक चरित्र। इसमें 5 चरित्र के बारे में मेंशन है। 5 चरित्र कौन सा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा में है कि आप किसी के लाइफ को आप डैमेज, यानी कि उसको दुख नहीं पहुंचाइएगा, जानवर हो या ह्यूमन हो, किसी भी तरह के जीव को आप दुख नहीं पहुंचा सकते। सत्य में है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। अस्तेय में है कि आप चोरी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य है कि जो इमोरल लाइफ है उसको आप नहीं जिएंगे, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल स्पिरिचुअल होना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब है कि आप किसी का भी प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें जो अपरिग्रह हो गया, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ये चारों जो फिलोसफी है ये रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, लेकिन जो महावीर द्वारा ऐड किया गया है ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये 5वां जो सम्यक चरित्र है, ये महावीर द्वारा ऐड किया गया है। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद अगर जो मॉन्क है, जो कि जैन धर्म को अपना चुका है, अगर वो इसको फॉलो करता है तो उसको बोला जाता है महाव्रताज। अगर कॉमन लोग जो है, ये फिलोसफी 5 चक्र जो है कॉमन लोग द्वारा फॉलो किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अनुव्रताज, महाव्रताज, अनुव्रताज। देखिए एक शब्द हम पढ़े थे अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉट टू इंजर लाइफ, यानी कि आप किसी के लाइफ को डैमेज नहीं पहुंचा सकते, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, या तो वो ह्यूमन हो या फिर कोई जानवर हो या कोई ट्रीज ही हो। आइए हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। एक है स्केल ऑफ सेंटियंस। स्केल ऑफ सेंटियंस में एक मेजरमेंट है, इस तरीके से मेजरमेंट है। ये हो गया लोअर पोर्शन और ये हो गया अपर पोर्शन। अगर लोअर पोर्शन में किसी स्केल ऑफ सेंटियंस में रखा है तो इसका आप यूज कर सकते हैं फूड में, लेकिन जब आप अपर वाला पोर्शन रखते हैं तो इसका फूड में यूज नहीं कर सकते। अब ये कौन सा फूड होगा, ये होगा बहुजीवी फूड, बहुजीवी फूड।
बहुजीवी फूड में कौन होगा? पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया। वैसा फूड जिसको आप रिग्रोथ कीजिएगा, रिग्रोथ कीजिएगा, तो वो फिर से प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैन फिलॉसफी के अनुसार ये जो बहुजीवी फूड है, इसको आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो कैसा फूड यूज कर सकते हैं जो कि बहुजीवी नहीं हो? यानी कि राइस ले लीजिए, सॉरी राइस भी तो बहुजीवी है। आप ले लीजिए, मिर्ची ले लीजिए। तो इस तरह से फूड आप यूज कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है स्केल ऑफ सेंटियंस। देखिए, जैन फिलॉसफी में फूड के लिए को बहुत बड़ा समस्या है। समस्या क्या है? देखिए, एक तो सम्यक दर्शन पढ़े थे, तो इसमें क्या बात किए थे? राइट फेथ, यानी कि टीचिंग और विजडम के बारे में, जो कि बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करता है। सम्यक ज्ञान के बारे में हम पढ़े थे कि सभी जो ऑब्जेक्ट है उसमें सोल है, आत्मा है। उसके बाद अहिंसा में हम पढ़े थे, सम्यक चरित्र में, कि जो लाइफ को हम इंजर नहीं पहुंचा सकते, यानी कि उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो बहुत सारा जो फूड ऐसा भी है, जैसे कि अभी हम पोटैटो बोले, ओनियन बोले, तो ये तो इंजर लाइफ हो गया, तो अहिंसा में आ गया। साथ में ये इसका जो सोल है उसको भी हम डैमेज कर रहे हैं। तो फूड के लेके बहुत सारा रिस्ट्रिक्टेड है। एक है श्यामबाग, जो कि बात करता है मेबीनेस के बारे में। मेबीनेस, मेबीनेस क्या होता है? देखिए, हम जितना चीज जो बात किए, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसका एक कंडीशन हो सकता है कि ये अगर इस कंडीशन में रहता है तो ये सही होगा, अगर ये इस कंडीशन में होगा तो ये गलत होगा। तो जैन फिलोसफी में एक स्यादवाद है, सॉरी स्यादवाद है, जो कि ये बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू नो एनीथिंग, इट इज इम्पॉसिबल टू नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, फॉर, यानी कि जो जो कोई भी चीज जो है सर्टेनिटी की ओर जो बढ़ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। सेकेंड है ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। एक संघ है, जब जैन धर्म में जहाँ पे जो जैन का फ्लोवर है, वहाँ जो स्थान है उसको क्या बोला जाता है? संघ, जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्लोवर को। देखिए, ये जो संघ है इसमें सभी वर्ण आ सकता है, क्षुद्र भी आ सकता है। साथ में ओमेन जो है, महिला जो है, उसको भी यहाँ पे रखा गया है। मुनि यानी कि जो मेल एसेटिक्स है, साध्वी यानी कि जो फीमेल एसेटिक्स, श्रावक लेमन यानी कि कॉमन मैन, श्राविका जो ले वुमेन यानी कि कॉमन महिला। अब इसका ये है नंबर में कि मुनि है ये लगभग 14,000 के आसपास, साध्वी जो है ये 36,000 के आसपास, श्रावका जो है ये 1,69,000 और श्राविका है 3,18,000। यानी कि अगर कुल मिला के बात करेंगे तो फीमेल की जनसंख्या ज्यादा थी एज कंपेयर टू मेल। गांधार के बारे में बात करते हैं। गांधार को बोला जाता है हेड ऑफ द स्कूल, जैसे कि प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल इसी तरह से। तो गांधार में 11 मेंबर को सिलेक्ट किया गया था कि जो ये गांधार है, ये अलग अलग स्थान पे फिलोसफर का टीचिंग का काम करे। तो ये जो सभी गांधार है, ये 11 का 11 ब्राह्मण था। और ये एरिया जो है ये मगध एरिया से ही बिलोंग करता है। उसमें से देखिए 10 जो गांधार है वो महावीर के डेड से पहले ही मर चुका है, और एक बच जाता है जो कि महावीर के बाद ये टीचिंग प्रैक्टिस रेगुलर बेसिक पे स्टार्ट करता है। जैसे कि इसका नाम है आर्य सुदर्मन, आर्य सुदर्मन। आर्य सुदर्मन फर्स्ट हो गया। सेकंड में है आर्य सुदर्मन के बाद जम्बू। थर्ड पे है प्रवरा। फोर्थ पे है संयमवरा। और फिफ्थ नंबर पे है शंभुत विजय, शंभुत विजय, शंभुत विजय। और सिक्स नंबर पे है भद्रबाहु। शंभुत विजय और भद्रबाहु के बारे में कुछ याद करना है। शंभुत विजय में के टाइम में जो मगध का राजा है वो है धनानंद, जबकि भद्रबाहु के टाइम में जो मगध का राजा है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके टाइम का है? भद्रबाहु के टाइम में। अब देखिए, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी भद्रबाहु और स्थूलबाहु। देखिए, भद्रबाहु के टाइम में जो मगध में रहा करता था, मगध में जिसका किंग कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देखिए, भद्रबाहु के टाइम में मगध के राजा, मगध एरिया में फेमाइन आया, जो कि बात करता है
कि 12 साल तक ये फेमान, 12 ईयर तक ये जो सीरियस फेमान है ये कंटिन्यू रहा, आकाल जिसको सूखा बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये जो भद्रबाहु का जो है, भद्रबाहु का जो फ्लोवर है, कुछ फ्लोवर क्या किया, मगध से जाके ये जो अपना इंडिया का रीजन है साउथ वाला, ये दक्कन प्लेट्यू, दक्कन या सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, यहाँ पे जाके रहना स्टार्ट कर दिया। एक जगह है जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका में एक जगह है श्रवण बेला करके, श्रवण बेला गोरा, श्रवण बेला गोला। हम आपको ये कंप्लीट लिखाएंगे तो आप केवल समझिए अभी। श्रवण बेला गोला, ये भद्रबाहु का फ्लोवर भद्रबाहु के साथ इस रीजन में पहुंच गया, और इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गया फेमाइन से बचने के लिए। लेकिन जो कुछ कुछ जो फ्लोवर है जैन धर्म का, जैसे कि स्थूल बाहु, इसका जो फ्लोवर है ये मगध में ही रुक गया, और ये पूरा फेमाइन का सामना किया 12 साल तक। अब क्या हुआ, जब फेमाइन समाप्त हो गया 12 साल बाद, तो ये भद्रबाहु क्या किया, यहाँ से फिर मगध में पहुंच गया। लेकिन ये जो भद्रबाहु मगध पहुंचा तो ये पूरा नेकेड पहुंचा। नेकेड का मतलब विदाउट क्लोथ, विदाउट क्लोथ। जबकि जो स्थूल बाहु का जो फ्लोवर है ये व्हाइट क्लोथ पहनता था। अब इस दोनों में भिन्नता आ गया कि ये जो भद्रबाहु है ये बिल्कुल ही नेकेड है, विदाउट क्लोथ है, और स्थूल बाहु है ये व्हाइट क्लोथ है। अब भद्रबाहु से स्थूल बाहु पूछा कि भाई तुम नंगे क्यों हो, पूरे तरह से नेकेड क्यों हो, आपका कपड़ा क्या हुआ। तो भद्रबाहु एक्सप्लेन करता है कि जो सम्यक चरित्र है उसमें एक अपरिग्रह है, अपरिग्रह है। ये बात करता है कि आप किसी भी चीज को एक्वायर नहीं कर सकते। तो जब आप किसी भी चीज को एक्वायर नहीं कर सकते हैं तो आप क्लॉथ को कैसे पहन सकते हैं, इस तरीके से स्थूल बाहु को कहा। और स्थूल बाहु को लग रहा था कि ये जो भद्र बाहु है ये अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा, भद्र बाहु को लग रहा था कि ये जो कपड़ा पहना है तो ये जैन धर्म का जो धर्म है वो भ्रष्ट कर रहा। ऐसा ऐसा बात होने लगा। अब देखिए ये दो टर्म में बदल गया, एक का फ्लोवर हो गया भद्रबाहु, भद्रबाहु, और दूसरे का हो गया स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, एक मिनट, स्थूल बाहु। ये क्या हुआ था, सीरियस फेमाइन आया था, सीरियस फेमाइन, जो कि 12 वर्ष तक रहा था। उसके बाद ये शिफ्ट कहाँ हो गया, ये मगध से ये जो सदर्न इंडिया का पार्ट है, सदर्न इंडिया, डेक्कन वाला रीजन, डेक्कन वाला रीजन वहां चला गया। एक जगह कर्नाटका है, कर्नाटका में श्रवण बेलागोला, श्रवण श्रवण बेलागोला, यहाँ पे जाके ये लोग जैन धर्म को प्रचार करने में लग गया। देखिए यहाँ पे है कि ये जो भद्रबाहु है साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ चला गया। अब ये स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है जैनिज्म को स्प्रेड कर रहा है। और इसका जो मेजर जो कंट्रीब्यूटर है, हम चंद्रगुप्त मौर्य को बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को बोल सकते हैं। स्थूल बाहु मगध में ही रुक गया, और मगध में ही ये जैन धर्म को स्प्रेड यानी कि प्रचार करने में लग गया। इसका जो फ्लोवर है ये व्हाइट क्लोथ पहनता था, जबकि भद्रबाहु का जो फ्लोवर है ये नेकेड था, नेकेड, विदाउट क्लोथ, विदाउट क्लोथ। अब कुछ कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि फर्स्ट काउंसिल हुआ था, फर्स्ट काउंसिल,
फर्स्ट काउंसिल लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था, 3rd सेंचुरी बीसी। इस टाइम इसका हेड कौन था? स्थूलबाहु था, स्थूलबाहु था। जबकि भद्रबाहु इस काउंसिल में भाग नहीं लिया था, इसको बुलाया गया था लेकिन ये भाग नहीं लिया था। अब देखिए, ये फर्स्ट काउंसिल है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना में है। पाटलिपुत्र जो अभी पटना में है। इसमें 12 अंगाज के बारे में बात हुआ है, 12 अंगा के बारे में, जो कि इंक्लूड किया गया है 12 पूर्वाज, 12 पूर्वाज जो कि पीछे से चल रहा है, उसको भी इस 12 अंगा में इंक्लूड कर लिया गया है। भद्रबाहु नहीं पहुंचा है, ये याद रखिएगा, स्थूलबाहु इसका हेड था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। अब हम ये तो समझ गए कि जो जेन्स है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। एक हो गया जो कि भद्रबाहु है, भद्रबाहु, और एक स्थूलबाहु, स्थूलबाहु। स्थूलबाहु का जो फ्लोवर है इसको बोला गया श्वेतांबर, श्वेतांबरा। जबकि भद्रबाहु के फ्लोवर को बोला गया दिगंबरा, दिगंबराज। अब तो ये हम समझ गए कि श्वेतांबर यानी कि व्हाइट क्लोथ, और दिगंबरा यानी कि व्हाइट क्लैड, स्काई क्लैड, स्काई क्लैड, और ये हो जाएगा व्हाइट क्लैड। इसका मतलब हो गया नेकेड, विदाउट क्लोथ। इसके बाद देखिए, जो कलिंग किंग है, कलिंग, कलिंग किंग, ये जैनिज्म को पैट्रोनेज यानी कि संरक्षण दिया था, संरक्षण दिया था। और उसके बाद जो सेकेंड काउंसिल है, सेकेंड काउंसिल जो है ये हुआ था 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी एडी में। ये कहां पे हुआ था? बल्लभी, गुजरात, बल्लभी गुजरात, बल्लभी, बल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट आइए, इसमें जो है ये श्वेतांबर जो है, श्वेतांबरा जो है ये पार्टिसिपेट था। जबकि दिगंबरा जो है ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नो पार्टिसिपेट दिगंबरा, लेकिन श्वेतांबरा पार्टिसिपेट किया है। इसका जो हेड था उस टाइम, जो हेड है उसका नाम है देवर्धि, देवर, देवर्धि, देवर्धि कसरमना, कस, देवर्धि कसरमना। उसके बाद ये जो लैंग्वेज है ये अर्धमगधी लैंग्वेज का यूज किया था इस टाइम, लैंग्वेज अर्धमगधी, अर्धमगधी, अर्धमगधी। और इसमें 12 उपन्यास, उपनगज, 12 उपनगज, सॉरी 12 उपनगज ये दिया था। अब देखिए, बाद की जो सेंचुरी में है वहां पे जो सदर्न इंडिया का पार्ट है वहां पे कौन कौन सा राजा और कौन कौन सा जो राज्य है वो जैनिज्म को प्रेट्रोनाइज किया था, यानी कि संरक्षण दिया था। तो इसमें एक है, लिख दे रहा हूं कि इन द लेटर सेंचुरीज, सेंचुरीज साउथ इंडिया, तो पेट्रोनाइज किया था संरक्षण। तो इसमें एक है चालुक्य, चालुक्य। सेकेंड है राष्ट्रकूटाज,
राष्ट्रकूटाज। उसके बाद है कादम्बस, कादम्बस। और गंगा रिवर के पास भी गंगाज करके कुछ राज्य है, ये भी पेट्रोनेज किया था। ये किसको किया था? जैनिज्म को, जैनिज्म को।